फ्रेंड्स, हम लोग MSW009 का जो खंड 4 है उसको देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग खंड 4 का जो लास्ट इकाई है, इकाई 5 सामाजिक नीति और समाज कल्याण प्रशासन, इस वीडियो में हम लोग सुनने वाले हैं। तो आप पूरा लेक्चर को सुनिए, आपको समझ में आएगा। तो पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके पूरे वीडियो लेक्चर को सुनिए। नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी भारत में सामाजिक नीतियां मतलब सोशल पॉलिसीज जी कैसे बनती हैं और फिर समाज कल्याण प्रशासन यानी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें असलियत में कैसे बदलता है। हमारे पास एक किताब है सामाजिक नीति और समाज कल्याण प्रशासन, उसके कुछ अंश हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं, जो आइडियाज हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल, एक जरूरी विषय है ये। हाँ, मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से सिद्धांत हैं जो इन पॉलिसीज को गाइड करते हैं और कैसे फिर ये जो कागज पर योजनाएं होती हैं वो सच में सेवाओं में, फायदे में बदलती हैं जो लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत का जो पहला पॉइंट है वो काफी दिलचस्प है। ये कहता है कि भारत की ज्यादातर सामाजिक नीतियों की जड़ें जो है वो सीधे हमारे संविधान में है। बिल्कुल सही। देखिए, संविधान शायद सीधे सीधे कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट शब्द इस्तेमाल न करे, पर उसकी जो प्रस्तावना है, जो मौलिक अधिकार हैं और खास तौर पर जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो सब मिलकर सरकार पर एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी डालते हैं, एक दिशा देते हैं कि भाई आपको अपने नागरिकों का और खासकर जो वंचित हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए काम करना है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक और नैतिक दिशा निर्देश भी है। जो सरकार के काम का आधार बनता है। मतलब सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या डिफेंस के लिए नहीं है। एग्जैक्टली, लोगों की जिंदगी बेहतर करना भी उसकी एक बुनियादी जिम्मेदारी बन जाती है संविधान के हिसाब से। तो ये जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, यही वो एक तरह से मोटिवेशन है सरकार के लिए कि वो नीतियां बनाए, कार्यक्रम बनाए। हाँ, लेकिन ये सामाजिक नीति शब्द जो है सुनने में तो काफी बड़ा लगता है। स्रोत इसे कैसे समझाता है? क्या ये सिर्फ मतलब प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के बारे में है? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। स्रोत इसको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पर नहीं देखता, वो एक ज्यादा बड़ा नजरिया रखता है। अच्छा। हाँ, वो कहता है कि सामाजिक नीति क्या है? ये ऐसे मार्गदर्शी नियम या सिद्धांत हैं जिनका मकसद सिर्फ मौजूदा दिक्कतों को सुलझाना नहीं है, बल्कि जिंदगी के जो हालात हैं उनको बदलना, उनको सेफ रखना और ऐसी कंडीशंस बनाना जो इंसान के कल्याण मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छी हो। ओके। तो इसमें फिर आपकी शिक्षा आ गई, स्वास्थ्य, घर, रोजगार, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी जो बेसिक जरूरतें हैं वो सब शामिल हैं। तो हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है, पर उससे आगे बढ़कर ये एक बेहतर समाज, एक ज्यादा न्याय वाला, बराबरी वाला समाज बनाने की कोशिश है, एक तरह से भविष्य का नक्शा बनाना। ये तो वाकई बहुत ऊंचा लक्ष्य लगता है। लेकिन यहीं पर एक प्रैक्टिकल सवाल भी आता है और स्रोत भी शायद इसका जिक्र करता है। अच्छी नीतियां बना लेना तो ठीक है, पर क्या वो सच में जमीन पर उतर पाती हैं? हम अक्सर सुनते हैं बड़ी योजनाओं की घोषणाएं होती हैं, पर उनका असर लोगों तक पहुंचते पहुंचते या तो बहुत कम हो जाता है या कभी-कभी तो पहुंचता ही नहीं। आप बिल्कुल सही नब्ज पकड़ रही हैं। और यहीं पर समाज कल्याण प्रशासन का जो रोल है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अच्छा। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि नीतियां चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उन्हें जल्दी और असरदार तरीके से लागू नहीं किया गया तो वो बेकार हैं, मतलब सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी बातें हैं। समाज कल्याण प्रशासन ही वो सिस्टम है, वो मशीनरी है जो इन नीतियों को असलियत का रूप देता है। उसका काम है नीति के लक्ष्यों को ठोस कार्यक्रमों में, सेवाओं में, फायदों में बदलना और ये पक्का करना कि वो सही लोगों तक सही टाइम पर और सही तरीके से पहुंचे। बिना एक अच्छे कुशल प्रशासन के सबसे अच्छी नीतियां भी फेल हो सकती हैं। प्रशासन यानी इम्प्लीमेंटेशन। और स्रोत में एक नाम आता है जॉन किडनी। उन्होंने समाज कार्य प्रशासन को एक खास तरह की प्रक्रिया कहा है। ये नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे अलग है? क्या खास है इसमें? हाँ, किडनी समाज कार्य के क्षेत्र में काफी बड़ा नाम है। उन्होंने इसे सिर्फ एक टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे आदेश देने वाली प्रक्रिया नहीं माना। अच्छा। उन्होंने कहा कि समाज कार्य प्रशासन क्या है? ये सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया है। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इसे एक टू वे प्रोसेस बताया। टू वे प्रोसेस, दो तरफा। कैसे? देखिए, पहला रास्ता तो सीधा है, आप नीति लेते हैं, मान लीजिए बच्चों के पोषण सुधार की नीति है,
और उसे आप ठोस सेवाओं में बदलते हैं, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर चलाना या मिड डे मील कार्यक्रम लागू करना। ये हुआ नीति को अमल में लाना। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो इसे खास बनाता है। किडनी कहते हैं कि ये प्रक्रिया यहीं रुकती नहीं। इन कार्यक्रमों को चलाने से, मतलब जमीन पर काम करने से, जो तजुर्बा मिलता है, जो चैलेंज आते हैं, जो कामयाबी मिलती है, उस सारे ज्ञान का, उस फीडबैक इस्तेमाल वापस नीति में सुधार लाने के लिए होना चाहिए। ओहो। मतलब जो लोग सीधे सेवा दे रहे हैं या ले रहे हैं, उनके अनुभव पॉलिसी बनाने वालों तक पहुंचने चाहिए, ताकि पॉलिसी को और बेहतर बनाया जा सके और प्रैक्टिकल बनाया जा सके। ये एक लगातार चलने वाला चक्कर है, नीति से सेवा और सेवा के अनुभव से वापस नीति को रिफाइन करना। वाह, तो ये सिर्फ टॉप डाउन नहीं है, बल्कि बॉटम अप, सीखने और सुधारने का भी रास्ता है। ये तो पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन को एक तरह से जीवित, इवॉल्विंग प्रोसेस बना देता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये फीडबैक लूप, मतलब ये जो जानकारी वापस जाने की बात है, ये असल में जमीन पर उतनी मजबूती से काम कर पाता है? मुझे तो अक्सर ऐसा लगता है कि जो जमीनी हकीकत होती है और जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है। स्रोत इस पर कुछ कहता है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस खाई की जो चुनौतियां हैं उनका बहुत डिटेल में विश्लेषण तो नहीं करता है यहाँ, लेकिन किडनी के मॉडल को सामने रखकर वो इसी आदर्श स्थिति, मतलब इसी दो तरफा बातचीत और फीडबैक की अहमियत को ही रेखांकित कर रहा है। अच्छा। ये मॉडल हमें बताता है कि एक असरदार समाज कल्याण प्रशासन कैसा होना चाहिए। अब असलियत में इस फीडबैक लूप कितना मजबूत है, ये तो अलग अलग नीतियों पर, अलग अलग क्षेत्रों पर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पर निर्भर करेगा। हाँ, वो तो है। कहीं ये शायद बेहतर काम करता होगा, कहीं कमजोर होगा। लेकिन किडनी का सिद्धांत हमें एक पैमाना देता है ये जांचने के लिए कि क्या हम सिर्फ नीति लागू कर रहे हैं या हम जमीनी अनुभवों से सीखकर उसे लगातार बेहतर भी बना रहे हैं। वो खाई जो है वो एक वास्तविक चुनौती है और उसको भरना ही एक अच्छे प्रशासन का बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और शायद इसी दो तरफा प्रक्रिया से वो बात भी जुड़ती है जो स्रोत में माइक्रो और माइक्रो लेवल के बारे में कही गई है, मतलब बड़े लेवल की नीति और जमीनी लेवल के काम के बीच का जो रिश्ता है। बिल्कुल। किडनी की ये जो दो तरफा प्रक्रिया की बात है वो मैक्रो और माइक्रो के बीच के इसी कनेक्शन को हाईलाइट करती है। देखिए, मैक्रो लेवल पर सरकार एक बड़ी व्यापक नीति बनाती है, जैसे सबके लिए स्वास्थ्य या शिक्षा का अधिकार। ये एक बड़ा लक्ष्य हो गया, एक सिद्धांत। समाज कल्याण प्रशासन का काम है इस मैक्रो नीति को माइक्रो लेवल पर, यानी जमीनी हकीकत में बदलना। जैसे नया अस्पताल खोलना, डॉक्टरों की भर्ती करना, हेल्थ कैंप लगाना या स्कूल बनाना, टीचरों को ट्रेनिंग देना, सिलेबस लागू करना। ये हुआ मैक्रो से माइक्रो की तरफ जाना। ठीक है। लेकिन उतना ही जरूरी है माइक्रो से वापस मैक्रो की ओर का फ्लो। जमीन पर काम करते हुए जो पता चलता है, मान लीजिए किसी खास इलाके में कोई बीमारी ज्यादा फैल रही है, या किसी खास कम्युनिटी के बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, या किसी स्कीम का फायदा लोगों तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। हाँ। ये जानकारी, ये फीडबैक वापस पॉलिसी बनाने वालों तक पहुंचना चाहिए। इसी से मैक्रो लेवल की नीति में जरूरी बदलाव या सुधार किए जा सकते हैं ताकि वो जमीनी हकीकत की और करीब आ सके। स्रोत यही कहता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों के जो कार्यक्रम हैं, उनकी स्टडी करके हम इस मैक्रो माइक्रो संबंध को देख सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि कहाँ तालमेल अच्छा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। ये तो पूरी प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही उपयोगी फ्रेमवर्क है। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरी या एकेडमिक बात नहीं है। स्रोत सोशल वर्क प्रोफेशनल्स की भूमिका पर भी खास ध्यान देता है। वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बताई गई है? हाँ, ये बहुत अहम बात है। स्रोत सिर्फ नीति और प्रशासन के ढांचे की बात करके नहीं रुकता, वो उन लोगों के रोल पर भी जोर देता है जो इस फील्ड में सीधे काम करते हैं, जैसे सोशल वर्क प्रोफेशनल्स। जी। उनके लिए सबसे पहली जरूरत तो यही बताई गई है कि वो जिस भी एरिया में काम कर रहे हों, चाहे वो बच्चों का संरक्षण हो या महिलाओं के अधिकार या बुजुर्गों की देखभाल या नशा मुक्ति, उससे जुड़ी जो सामाजिक नीति है उसे अच्छी तरह समझें। ठीक है। उन्हें पता होना चाहिए कि सरकार के घोषित लक्ष्य क्या हैं, कौन सी स्कीमें चल रही हैं, उनका लीगल बेसिस क्या है, क्या रिसोर्स उपलब्ध हैं। ये उनके काम का आधार है। लेकिन स्रोत कहता है कि सिर्फ नीति को जान लेना ही काफी नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि सोशल वर्क प्रोफेशनल्स में उन नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता हो। क्रिटिकल इवैल्यूएशन। आलोचनात्मक मूल्यांकन मतलब किस आधार पर? स्रोत सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण, मतलब सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट जैसे मूल्यों का जिक्र करता है। प्रोफेशनल्स को यह सवाल पूछना चाहिए,
क्या ये नीति सच में समाज के सबसे पिछड़े, सबसे वंचित तबकों तक पहुंच रही है? अच्छा। क्या ये अवसरों की समानता को बढ़ा रही है? क्या ये लोगों को सिर्फ लाभार्थी मतलब बेनिफिशियरी बनाए रखने के बजाय उन्हें मजबूत बना रही है, उन्हें एम्पावर कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छी नीयत से बनी नीति के कुछ ऐसे नतीजे निकल रहे हो जिनकी उम्मीद नहीं थी, कुछ नेगेटिव असर हो रहे हो, या वो किसी खास ग्रुप को और हाशियों पर धकेल रही हो? मतलब उन्हें सिर्फ पॉलिसी लागू करने वाला नहीं बनना है, बल्कि एक तरह से पॉलिसी का सजग प्रहरी भी बनना है, बिल्कुल सही। जो ये देखे कि पॉलिसी अपने असली मकसद और मूल्यों पर खरी उतर रही है या नहीं। बिल्कुल सही। एकदम सही। उन्हें पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में तो मदद करनी ही है, लेकिन साथ ही जमीनी हकीकत के आधार पर और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर पॉलिसी की इफेक्टिवनेस और उसकी नैतिकता पर सवाल उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये जो क्रिटिकल नजरिया है, ये सिर्फ कमियां निकालने के लिए नहीं है। ये असल में पॉलिसी को और ज्यादा मानवीय और असरदार और न्यायसंगत बनाने के लिए जरूरी है। ये उस फीडबैक लूप का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो शायद फॉर्मल चैनलों से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, जी, तो हमने देखा कि भारत में सामाजिक नीति की जो बुनियाद है वो संविधान में है, और संविधान एक कल्याणकारी राज्य की सोच को दिशा देता है। जी, नीतियां बनती हैं मानव कल्याण और जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लक्ष्य से। हाँ, लेकिन इन नीतियों का असली मोल तब है जब वो प्रभावी ढंग से लागू हों, और इसके लिए समाज कल्याण प्रशासन जिम्मेदार है। बिल्कुल। और ये प्रशासन सिर्फ ऊपर से मिले आदेशों को लागू करने वाला एक तरफा सिस्टम नहीं है। हाँ, बल्कि किडनी के मॉडल के हिसाब से तो ये एक दो तरफा प्रक्रिया होनी चाहिए। सही कहा। जहाँ जमीन का अनुभव, वहां का फीडबैक वापस नीति को बेहतर बनाने में मदद करे। यह मैक्रो और माइक्रो लेवल के बीच एक लगातार चलने वाला संवाद है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सोशल वर्क जैसे पेशेवर हैं, वो सिर्फ नीति को मानने वाले नहीं है, नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय और समानता जैसे मूल्यों के आधार पर नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने वाला एक सजग भागीदार भी बनना है। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि सामाजिक नीति बनाना और उसे लागू करना ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, लेकिन समाज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनगिनत लोगों की जिंदगियों को, उनके मौकों को, उनके भविष्य को शक्ल देती है। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक विचार मैं आखिर में छोड़ना चाहूंगा, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। जी, देखिए, स्रोत आलोचनात्मक मूल्यांकन और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों पर जोर देता है, तो सवाल ये उठता है कि किसी सामाजिक नीति की सफलता को मापने का सबसे सही पैमाना क्या है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ क्वांटिटेटिव आंकड़ों में है कि कितने स्कूल खुल गए, कितने लोगों को वजीफा मिल गया, बजट का कितना % खर्च हो गया, या सफलता का असली माप उन लोगों के जीवन में आए वास्तविक क्वालिटेटिव बदलावों में है, जिनकी बेहतरी के लिए वो नीति बनी थी? मतलब क्या सिर्फ नंबर काफी है? हाँ, क्या संख्याएं पूरी कहानी बता सकती हैं, या हमें लोगों के अनुभवों की गहराइयों में उतरकर देखना होगा कि क्या सच में न्याय हुआ, क्या सच में सशक्तिकरण हुआ? ये सवाल मेरे ख्याल से पॉलिसी बनाने वालों, लागू करने वालों और हम सभी के लिए सोचने लायक है। सामाजिक नीति और समाज कल्याण प्रशासन। बिल्कुल। हमारे पास सामाजिक नीति और समाज कल्याण प्रशासन शीर्षक वाले स्रोत से कुछ कह सकते हैं दिलचस्प हिस्से हैं। हमारा इरादा है इन हिस्सों को थोड़ा खंगालना, ये समझना कि ये सामाजिक नीति असल में क्या चीज़ है, ये बनती कैसे है, लागू कैसे होती है, और फिर समाज के भले के लिए इसका क्या मतलब है। हाँ। अक्सर ऐसा लगता है, और शायद पहले माना भी जाता था, कि भाई नीति बनाना तो नेताओं का काम है और उसे लागू करना अफसरों का। पर क्या ये बंटवारा आज भी इतना साफ है? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका जवाब वाकई समय के साथ बदला है। देखिए, नीति का सीधा सा मतलब है कोई भी सोच समझ के चुना गया काम करने का तरीका या रास्ता। और जब हम कहते हैं सामाजिक नीति, तो हमारा मतलब होता है समाज की भलाई से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, उनके सिद्धांत और उनके कार्यक्रम। ये एक तरह का रोड मैप समझ लीजिए। हाँ। पारंपरिक सोच, जैसा आपने कहा भी, वो यही थी कि भाई नीति बनाना एक अलग काम है, शायद ज्यादा महत्वपूर्ण भी, जो राजनीतिज्ञ करते हैं, और प्रशासन यानी जो सरकारी मशीनरी है, उसका काम बस उसे लागू करना है। वुडलो विल्सन जैसे जो शुरुआती विचारक थे, वो तो ये मानते थे कि प्रशासकों को मूल्य तटस्थ होना चाहिए। मूल्य तटस्थ, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर थोड़ा समझाएंगी? हाँ, इसका मतलब था कि जो प्रशासक हैं, जो अफसर हैं, वो अपनी व्यक्तिगत राय या पसंद नापसंद या अपने जो नैतिक मूल्य हैं,
उनको अपने काम की आड़े ना आने दें। अच्छा। उन्हें बस पूरी कुशलता से बिना किसी भेदभाव के जो भी नीति ऊपर से तय होकर आई है उसे जमीन पर उतारना है। वो नीति के कर्ता नहीं, सिर्फ उसके पालक माने जाते थे एक तरह से। हाँ। यही है कि लोक नीति यानी जनता के लिए जो नीतियां बनी हैं वो एक व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से लागू हों, जिससे काम में एक रूपता आए, प्रिडिक्टेबिलिटी आए। लेकिन यहीं एक पेंच भी है। पेंच? कैसा पेंच? पेंच ये कि नौकरशाही की कभी-कभी एक नकारात्मक छवि भी बन जाती है, जिसे हम आम भाषा में लाल फीताशाही कह देते हैं। हाँ, सुना है। काम में देरी, नियम ही नियम। वही, मतलब काम में बेवजह की देरी, नियमों और कायदों का इतना ज्यादा बोझ कि असल मकसद ही पीछे छूट जाए। और जब ऐसा होता है तो लोगों का, जनता का भरोसा कम होने लगता है कि क्या ये नीतियां वाकई उनकी भलाई कर पाएंगी या नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई पारंपरिक सोच। लेकिन आपने शुरू में कहा कि ये बदली है, तो आज क्या स्थिति है? क्या नजरिया है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज की जो हकीकत है वो ये है कि प्रशासन सिर्फ नीतियों को लागू करने वाला एक पुर्जा या मशीन नहीं रह गया है। प्रशासक अब नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें भी सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। वो न सिर्फ मौजूदा नीतियों में सुधार के लिए सुझाव देते हैं, बल्कि कई बार नई नीतियां बनाने की पहल भी करते हैं। अरे, ये तो काफी बड़ा बदलाव है। मतलब अफसर अब सिर्फ फाइलें आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि नीति की दिशा तय करने में भी उनकी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जमीनी हकीकत को देखते हैं, रोजमर्रा के काम में समझते हैं कि क्या चीज काम कर रही है और क्या नहीं कर रही। हाँ, अनुभव से सीखते हैं। हाँ, और फिर उस अनुभव के आधार पर वो कानून या नियमों में बदलाव के लिए सिफारिशें तैयार करते हैं। और ये सिफारिशें देना भी तो अगर देखा जाए नीति निर्धारण का ही एक अहम हिस्सा है। तो फिर वो जो पारंपरिक दीवार थी नीति और प्रशासन के बीच, उसका क्या हुआ? वो गिर गई? वो दीवार अब काफी हद तक धुंधली हो गई है, या कह सकते हैं कि उसमें कई दरवाजे, खिड़कियां बन गई हैं। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि कहाँ नीति बनाने का काम खत्म होता है और कहाँ से लागू करने का काम शुरू होता है, या फिर कहाँ लागू करने वाले के सुझाव वापस नीति का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाली, आपस में गुंथी हुई प्रक्रिया बन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें प्रशासन को समझना है तो हमें नीति को भी समझना होगा, और अगर नीति को समझना है तो प्रशासन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। एकदम सही, एकदम सही कहा। दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़ गए हैं कि एक के बिना दूसरे का अध्ययन अधूरा ही रहेगा। अच्छा। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो सामाजिक नीति ही वो दिशा निर्देश है, वो गाइडलाइन है जिसके आधार पर जमीनी स्तर पर सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम बनते हैं और चलाए जाते हैं। किसी भी सामाजिक कल्याण प्रशासन प्रणाली को अगर सफल होना है तो उसके पीछे एक सोची समझी, एक ठोस सामाजिक नीति का होना बहुत जरूरी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिना अच्छी सामाजिक नीति के समाज कल्याण का प्रशासन बस मतलब दिशाहीन सा हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि जाना कहाँ है? काफी हद तक हाँ। आप सोचिए, अगर आपके पास पर्याप्त सामाजिक कानून नहीं है और एक ठोस सामाजिक नीति नहीं है जो बताए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, हाँ, तो प्रशासन अपने लक्ष्यों तक पहुंचेगा कैसे? इसलिए ये कहना शायद ज्यादा नहीं होगा कि एक सफल सामाजिक प्रशासन की नींव वो एक अच्छी सामाजिक नीति ही रखती है। लेकिन एक बात और है, सिर्फ अच्छी नीति बना लेना ही तो काफी नहीं होगा ना, उसे लागू करना भी तो उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। यहीं पर प्रशासन की भूमिका फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने कितनी भी अच्छी, कितनी भी सोच समझकर नीति बना ली हो, अगर उसे जमीन पर उतारने वाला तंत्र यानी प्रशासन वो कुशल नहीं है, प्रभावी नहीं है, हाँ, तो वो नीति सिर्फ कागजों पर ही अच्छी लगेगी। स्रोत में इसके लिए एक बड़ा अच्छा मुहावरा इस्तेमाल किया गया है कि उपयुक्त निष्पादन के बिना सामाजिक नीति कितनी भी महत्वाकांक्षी क्यों न हो, वो कागजी शेर ही रहती है। कागजी शेर। वाह। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, असल में कोई ताकत नहीं। तो फिर ये प्रशासन को प्रभावी बनाने वाले कारक कौन-कौन से हैं? स्रोत में कुछ बताया गया इसके बारे में? हाँ, स्रोत कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर रोशनी डालता है। पहला है प्रशासन में प्रतिबद्ध नेतृत्व। मतलब जो लोग नीतियां लागू करने के जिम्मेदार हैं, वो खुद उसके प्रति कितने समर्पित हैं, कितने कमिटेड हैं। ठीक है। दूसरा है विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के बीच तालमेल, कोऑर्डिनेशन।
अक्सर सामाजिक समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि कोई एक विभाग अकेले उनसे निपट ही नहीं सकता। हाँ, ये तो है। जैसे गरीबी का मुद्दा सिर्फ वित्त मंत्रालय का नहीं है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास सब शामिल हो जाते हैं। सही कहा, बिल्कुल। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अच्छे संबंध भी जरूरी हैं, क्योंकि भारत जैसे संघीय ढांचे में कई नीतियां राज्यों के जरिए ही लागू होती हैं। फिर आती है राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। जी। यानी क्या सरकार वाकई उस नीति को सफल बनाना चाहती है या बस घोषणा करके भूल जाना चाहती है? ये बहुत अहम है। हाँ, और आखिर में सभी भागीदारों का प्रतिनिधित्व। इसमें सिर्फ ऊपर के अफसर ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी और समुदाय के लोग, वो सब शामिल हों। ये सभी मिलकर तय करते हैं कि नीति जमीन पर कितनी सफल होगी। ये तो कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई। अब अगर हम वापस नीति पर आएं, तो स्रोत के मुताबिक एक अच्छी सामाजिक नीति में क्या-क्या गुण होने चाहिए? ऐसा क्या हो कि वो कागजी शेर न रह जाए? स्रोत कुछ खास बातों पर जोर देता है। पहली बात, नीति संकल्पनात्मक रूप से कंसेप्चुअली वो स्पष्ट और सरल होनी चाहिए, यानी उसे समझना आसान हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरी, वो सैद्धांतिक रूप से ठोस हो, साउंड हो, यानी उसके पीछे एक मजबूत सोच और तर्क हो। तीसरी, उसे इस तरह परिभाषित किया जाना चाहिए कि लक्षित समूहों, यानी जिन लोगों के लिए वो बनी है, उनमें क्या बदलाव लाने हैं ये साफ पता चले। मतलब सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम गरीबी कम करेंगे, बल्कि ये बताना होगा कि गरीबी से किसको निकालना है और उनके जीवन में क्या क्या ठोस बदलाव दिखेगा। हाँ, बिल्कुल, मेजरेबल होना चाहिए एक तरह से। इसके अलावा नीति में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का साफ बंटवारा होना चाहिए। कौन क्या करेगा ये स्पष्ट हो। क्लैरिटी। हाँ, क्लैरिटी। निर्देश बिल्कुल साफ हो और काम करने के लिए जरूरी संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो भी बताया गया हो। और इसमें सरकार की नीयत, उसकी प्रतिबद्धता का भी पता चलना चाहिए। बिल्कुल, नीति से ये झलकना चाहिए कि सरकार उस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है और वो उसके लिए कितने संसाधन यानी पैसा और लोग लगाने को तैयार है। इसमें तकनीकी साधन, बजट का ब्यौरा और काम पूरा करने की समय सीमा, टाइमलाइन, वो भी शामिल होनी चाहिए। ये सब मिलकर नीति को ज्यादा विश्वसनीय और व्यवहारिक बनाते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, क्या इन नीतियों की कोई कानूनी हैसियत होती है? जैसे अगर सरकार अपनी घोषित नीति पर अमल ना करे तो क्या उसे अदालत में लिया जा सकते हैं? ये एक बहुत अहम नुक्ता है और स्रोत इस पर साफ करता है कि नीतियां असल में मार्गदर्शक सिद्धांत होती हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा। उनकी सामाजिक विधानों यानी संसद द्वारा पारित कानूनों या अधिनियमों जैसी कानूनी बाध्यता लीगल बाइंडिंग नहीं होती। ओहो। भारत सरकार ने आजादी के बाद कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीतियां बनाई हैं, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, महिला सशक्तिकरण, विकलांगजन, युवा, बच्चे, इन सब पर नीतियां हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा करके उनमें बदलाव भी किए हैं। तो फिर इन नीतियों का फायदा क्या, अगर सरकार उन्हें लागू करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है? ये बस अच्छी बातें लिखने के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये नीतियां विस्तृत दस्तावेज होती हैं। उनमें सरकार का नजरिया क्या है, उद्देश्य क्या है, कार्य योजना क्या होगी, लक्ष्य क्या है, कौन कौन भागीदार होंगे और क्या नतीजे अपेक्षित हैं, ये सब लिखा होता है। ये एक तरह से सरकार की मंशा का, उसके इरादे का ऐलान होती हैं। और हाँ, ये सच है कि अगर सरकार अपने वादे पूरे न करे तो आप उस पर मुकदमा नहीं कर सकते, लेकिन लोकतंत्र में जनता का वोट एक बड़ी ताकत है। हाँ, वो तो है। अगर सरकार अपनी घोषित नीतियों पर काम नहीं करती तो अगले चुनाव में जनता उसे सबक सिखा सकती है। ये जो राजनीतिक जवाबदेही है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, यही नेताओं को नीति कार्यान्वयन के लिए प्रेरित करती है या करनी चाहिए। इसके अलावा ये नीतियां देश की पंचवार्षिक योजनाओं, हालांकि अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, पर नियोजन की प्रक्रिया तो जारी है, कि निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अच्छा, यानी नीतियां कानूनी न होते हुए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और विकास की दिशा तय करने में मदद करती हैं।
अब जरा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के प्रशासन की बात करते हैं। स्रोत कहता है कि इसके लिए सामाजिक नीति के ज्ञान को प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णय लेने के सिद्धांतों के साथ जोड़ना जरूरी है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा खोलकर समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब है कि सिर्फ नीति बना लेना या उसे समझ लेना काफी नहीं है। उस नीति को जमीन पर उतारने के लिए जो संगठन या एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, उन्हें चलाने के लिए प्रबंधन के हुनर, मैनेजमेंट स्किल्स और प्रशासनिक सूझबूझ की भी जरूरत होती है। अच्छा। आजकल इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि सामाजिक कल्याण संगठन कितने कुशल हैं, एफिशिएंट हैं, उनकी सेवाएं लोगों तक कितनी प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली पहुंच रही हैं। और क्योंकि संसाधन रिसोर्सेज हमेशा सीमित होते हैं, तो ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो, कम पैसे में ज्यादा असर कैसे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। खासकर तब जब आपके पास किसी समस्या से निपटने के लिए कई अलग-अलग नीतियां या कार्यक्रम चुनने का विकल्प हो। यहीं पर सामाजिक नीति विश्लेषण, सोशल पॉलिसी एनालिसिस का महत्व सामने आता है। सामाजिक नीति विश्लेषण, ये क्या प्रक्रिया है? कुछ नया सा लग रहा है। ये एक कह सकते हैं व्यवस्थित तरीका है। इसमें सबसे पहले सामाजिक समस्या को ठीक से परिभाषित किया जाता है कि असल में समस्या है क्या, उसकी जड़ें कहाँ हैं। फिर उसका गहराई से अध्ययन किया जाता है। उसके बाद उस समस्या के जितने भी संभावित समाधान या विकल्प हो सकते हैं, उन सब के फायदे और नुकसान या लागत, कॉस्ट बेनिफिट का मूल्यांकन किया जाता है। और अंत में इन सब विश्लेषण के आधार पर सबसे बेहतर लगने वाले समाधान को चुना जाता है। सुनने में ये बहुत तर्कसंगत, बहुत रैशनल और वैज्ञानिक प्रक्रिया लगती है। हाँ, सुनने में तो एकदम सीधा और तार्किक लग रहा है। डिफाइन करो, एनालाइज करो, इवैल्यूएट करो और चुन लो। लेकिन क्या असलियत में निर्णय हमेशा इतने साफ सुथरे तर्कसंगत तरीके से लिए जाते हैं? यहीं पर स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। असल दुनिया में, खासकर बड़े संगठनों या सरकारी तंत्र में, निर्णय लेना अक्सर पूरी तरह से तर्क संगत नहीं होता। अच्छा। इसमें कई गैर तर्क संगत, नॉन रैशनल कारक भी भूमिका निभाते हैं। गैर तर्क संगत कारक जैसे कि क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि निर्णय लेने वाले व्यक्ति की अपनी सीमाएं, लिमिटेशंस। हो सकता है उसके पास पूरी जानकारी ना हो या उसे समझने के लिए पर्याप्त समय ना हो। हो सकता है। हो सकता है उस पे राजनीतिक दबाव हो या उसे अपने संगठन के अंदरूनी समीकरणों का ध्यान रखना पड़े। कभी-कभी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, बायसेस या मान्यताएं भी आड़े आ जाती हैं। हाँ, ये सब तो होता ही है। हाँ, तो ये सारे कारक मिलकर समस्या के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और सबसे सही समाधान खोजने में बाधा डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम भले ही कितनी भी कोशिश कर लें, सामाजिक समस्याओं की जड़ तक पहुंचना और उनके लिए एकदम सटीक नीतियां बनाना हमेशा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये हमारी समझ और निर्णय लेने की प्रक्रिया दोनों में ही सीमाएं हैं। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। स्रोत इसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाता है। मान लीजिए समस्या गरीबी की है। ठीक है। अगर आप मानते हैं कि गरीबी का कारण व्यक्तिगत है, जैसे किसी व्यक्ति में योग्यता की कमी है या उसका रवैया, एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो आपकी नीति उस व्यक्ति को बदलने पर केंद्रित होगी, जैसे उसे ट्रेनिंग देना या उसकी काउंसलिंग करना। लेकिन और अगर दूसरी तरह से सोचें तो? हाँ, अगर आप मानते हैं कि गरीबी का कारण सामाजिक परिस्थितियां हैं, जैसे पैसे की कमी, अच्छे घर का न होना, रोजगार के अवसरों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना, तो आपकी नीति इन बाहरी परिस्थितियों को बदलने पर केंद्रित होगी। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग नजरिए हो गए और दोनों के समाधान भी एकदम अलग हैं। एक व्यक्ति को बदल रहा है, दूसरा व्यवस्था को। बिल्कुल। और अक्सर होता यह है कि हमें समस्या के असली कारणों का या तो पूरा ज्ञान नहीं होता या फिर हम जानबूझकर एक ही तरह के कारणों पर जोर देते हैं, शायद क्योंकि वो हमें ज्यादा सुविधाजनक लगता है। इसके बावजूद स्रोत ये कहता है कि नीति बनाने वालों को सचेत रूप से, कॉन्शियसली नीतिगत विकल्प चुनने की जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि वे किस आधार पर कोई समाधान चुन रहे हैं और उसके पीछे क्या मूल्य या मान्यताएं काम कर रही हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? अक्सर ऐसा होता नहीं है। स्रोत इशारा करता है कि कई बार ये विकल्प स्पष्ट नहीं किए जाते और निर्णयों के पीछे के मूल्यों का परीक्षण नहीं होता। प्रशासकों पर भी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से निर्णय लेने का दबाव हो सकता है।
तो कुल मिलाकर हमने आज देखा कि सामाजिक नीति और प्रशासन का रिश्ता कितना कितना जटिल और गतिशील है। ये अब पहले जैसा सीधा बंटवारा नहीं रहा कि कोई बनाएगा और कोई लागू करेगा। हाँ बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि समाज कल्याण के लिए नीति कितनी जरूरी है, लेकिन सिर्फ नीति बनाना काफी नहीं, उसका प्रभावी कार्यान्वयन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रतिबद्धता, समन्वय, राजनीतिक इच्छाशक्ति जैसी कई चुनौतियां हैं। सही कहा। और ये भी कि एक अच्छी नीति में स्पष्टता, ठोस आधार और संसाधनों का जिक्र होना चाहिए, भले ही उसकी कानूनी बाध्यता न हो। और आखिर में नीति विश्लेषण की प्रक्रिया भी सीधी साधी नहीं है, उसमें मानवीय और व्यवस्थागत सीमाएं आड़े आती हैं। हाँ, और ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही विचारणीय सवाल पर लाकर छोड़ती है। हमने देखा कि सामाजिक समस्याओं को पूरी तरह परिभाषित करना कितना मुश्किल है और नीति निर्णय अक्सर अधूरे ज्ञान, गैर तर्कसंगत कारकों और राजनैतिक दबावों से प्रभावित होते हैं। ऐसे में आम नागरिक या वो हितधारक जो इन नीतियों से सीधे प्रभावित होते हैं, वे ऐसी नीतियों की वकालत, एडवोकेसी कैसे कर सकते हैं जो सिर्फ सतही लक्षणों का इलाज करने की बजाय समस्या की जड़ तक जाएं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि नीतियां वाकई उन सामाजिक परिस्थितियों को बदलने पर केंद्रित हों जो समस्याओं को जन्म दे रही हैं, न कि सिर्फ तात्कालिक राहत या राजनीतिक सुविधा पर? इस पर शायद और सोचने की जरूरत है। वाकई ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है। खैर, सामाजिक नीति और प्रशासन की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। और कार्यक्रमों की यात्रा पर निकल रहे हैं। हम देखेंगे कि समय के साथ भारत ने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए, कौन सी नीतियां बनाई और कौन से कार्यक्रम चलाए। जी, हमारी बातचीत का आधार है भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां और कार्यक्रम शीर्षक वाले दस्तावेज से मिली जानकारी। हमारा मकसद है भारत की स्वास्थ्य नीति के विकास को समझना, उसके शुरुआती लक्ष्य क्या थे, किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM जैसे बड़े कार्यक्रमों ने क्या भूमिका निभाई। बिल्कुल। और ये सब जानना जरूरी है क्योंकि जैसा कहते हैं, स्वास्थ्य ही धन है। और आप देखिए, किसी भी देश के विकास की नींव उसके स्वास्थ्य नागरिकों पर ही टिकी होती है। सही बात है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं 1983 की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से। इसने किस दिशा में कदम बढ़ाया था? जी, 1983 की नीति वो एक तरह से नींव रखने जैसा था। इसका मुख्य लक्ष्य था एक विकेंद्रीकृत, मतलब स्थानीय स्तर पर आधारित और समेकित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाना। अच्छा, विकेंद्रीकृत। हाँ, मतलब बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों तक पहुंचाना। इसमें विशेषज्ञ और अति विशेषज्ञ सेवाओं को भी जोड़ने की बात थी। एक बड़ा सपना था साल 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य या हेल्थ फॉर ऑल हासिल करना। सभी के लिए स्वास्थ्य, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। क्या ये हासिल हो पाया? दुर्भाग्य से ये लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया। स्रोत सीधे तौर पर कारण नहीं बताते, लेकिन हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े और विविधता वाले देश में संसाधनों की कमी रही होगी, योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने की चुनौतियां और शायद क्या कहते हैं, शुरुआती अनुमानों से कहीं ज्यादा जटिल जमीनी हकीकत, ये सब वजहें रही होंगी। पर यह एक महत्वपूर्ण सबक था, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं सबकों से सीखते हुए शायद 2002 में दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई। इसमें क्या अलग था और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? सही कहा आपने। 2002 की नीति ज्यादा यथार्थवादी थी, आप कह सकते हैं। इसका फोकस देश की वास्तविक क्षमता को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को अधिकतम करने पर था। अच्छा। इसमें विकेंद्रीकृत व्यवस्था यानी स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर और ज्यादा जोर दिया गया। नीति ने माना कि सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, हमें जमीनी हकीकत देखनी होगी। इसने कुछ बड़ी कमियों को भी साफ तौर पर पहचाना, जैसे उस समय की आबादी के हिसाब से उपकेंद्रों मतलब सब सेंटर्स, फिर PHCs और CHCs की संख्या काफी कम थी। हाँ, ये कमी तो महसूस होती थी। जी, खासकर CHC में तो 58% तक की कमी बताई गई। और साथ ही ग्रामीण और शहरी भारत के बीच स्वास्थ्य सेवाओं का भारी अंतर और अलग-अलग राज्यों के बीच की असमानताएं, वो भी एक चिंता का विषय थी। मतलब 2002 तक तस्वीर ज्यादा साफ हो गई थी कि चुनौतियां क्या हैं असल में। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए NHP 2002 ने राज्यों को थोड़ी ज्यादा छूट दी,
ताकि वे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढाल सकें। अच्छा, मतलब थोड़ा लचीलापन। जी, यानी एक वन साइज फिट्स ऑल वाला रवैया नहीं। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों के जरिए होना था, जिससे विकेंद्रीकरण को बल मिले। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जब 2002 की नीति आई, तब स्वास्थ्य क्षेत्र किन ठोस चुनौतियों से जूझ रहा था, जिन्हें इस नीति ने सीधे संबोधित करने की कोशिश की? देखिए, चुनौतियां बहुत गंभीर थीं। स्रोत बताते हैं कि सबसे बड़ी समस्या थी निधियों का अभाव। मतलब पैसा ही काफी नहीं था सिस्टम में। हाँ, फंड्स की कमी। जी, दूसरी बड़ी दिक्कत थी चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, खासकर गांव और दूर-दराज के इलाकों में। वहां डॉक्टर्स, नर्सेज नहीं थी। हाँ, ये तो आज भी एक समस्या है कई जगह। बिल्कुल। इसके अलावा कई सरकारी अस्पतालों में उपकरण पुराने या खराब थे, इमारतों की हालत वो भी अच्छी नहीं थी और जरूरी दवाइयों की किल्लत बनी रहती थी। नतीजा ये कि अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा भीड़ होती थी और सेवाओं की, आप समझिए, गुणवत्ता गिर रही थी। NHP 2002 ने इन सभी मुद्दों को माना और इनसे निपटने के लिए खास सिफारिशें की। तो इन बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए 2002 की नीति ने क्या अलग रास्ते अपनाए? क्या कुछ नए विचार, नए दृष्टिकोण सामने आए? बिल्कुल। NHP 2002 ने कई नए पहलुओं पर ध्यान दिया जो पहले शायद उतने फोकस में नहीं थे। एक महत्वपूर्ण कदम था ISMH का एकीकरण, यानी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। हाँ, आयुष जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल, आयुष, AUSH, इनके प्रशिक्षित डॉक्टरों की मदद लेना। मकसद था कि बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच उन जगहों तक भी बढ़े जहां शायद एलोपैथिक डॉक्टर आसानी से उपलब्ध न हो। अच्छा, तो मतलब नीति बनाने वालों ने माना कि सिर्फ आधुनिक चिकित्सा काफी नहीं, हमें अपनी पारंपरिक पद्धतियों को भी साथ लाना होगा। ये दिलचस्प है। और क्या था? दूसरा, पंचायती राज संस्थानों PRIs की भूमिका को बहुत महत्व दिया गया। हाँ, पंचायतें। जी, यानी गांव और ब्लॉक स्तर की जो चुनी हुई पंचायतें हैं, उन्हें स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाने और फंड्स के प्रबंधन में शामिल करना। ये विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। सही। तीसरा, चिकित्सा शिक्षा में सुधार पर जोर दिया गया। ये माना गया कि मेडिकल और डेंटल कॉलेज कुछ ही जगहों पर केंद्रित हैं और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में भी फर्क है। इसे ठीक करने की बात कही गई। और क्या शहरी स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी ध्यान गया? हाँ बिल्कुल। शहरी स्वास्थ्य, खासकर शहरों की मलिन बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की स्वास्थ्य जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। हैं उससे कहीं ज्यादा फैली हुई हैं। हाँ, ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। जी, और भले ही इनसे सीधे मौतें कम हों, पर ये लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर डालती हैं। मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी को दूर करने के सुझाव दिए गए। और लोगों को जागरूक करने के बारे में IC का क्या रोल था? हाँ, सूचना, शिक्षा और संचार IEC यानी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के महत्व को भी रेखांकित किया गया, खासकर टीबी, कुष्ठ, मोतियाबिंद, HIV, एड्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के बारे में। अच्छा। इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि देश में निरक्षरता ज्यादा है, तो संचार की रणनीति उसी हिसाब से बनानी होगी। स्कूल कॉलेज के छात्रों को भी लक्षित करने की बात हुई ताकि स्वास्थ्य संवर्धन व्यवहार को सुधारा जा सके। और रिसर्च डेटा वगैरह? हाँ, उस पर भी जोर था। बेहतर मेडिकल रिसर्च, स्वास्थ्य सेवाओं की लागत का हिसाब किताब रखने और स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों का एक व्यवस्थित डेटाबेस बनाने की जरूरत पर भी बल दिया गया। और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी कुछ कहा गया था, क्योंकि भारत में हेल्थ केयर में प्राइवेट सेक्टर का रोल तो काफी बड़ा है। जी हाँ, निजी क्षेत्र की समस्याओं को भी पहचाना गया, जैसे सेवाओं की गुणवत्ता में बहुत अंतर होना और कई बार मरीजों का वित्तीय शोषण। हाँ, ये शिकायतें तो आती हैं। बिल्कुल। तो इससे निपटने के लिए एक नियामक तंत्र, रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने का सुझाव दिया गया। और अंत में जन भागीदारी, यानी आम लोगों और नागरिक समाज संगठनों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल करने की बात भी कही गई। कुल मिलाकर लक्ष्य था स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा समान और आम लोगों की पहुंच में लाना। ठीक है, ये तो हुई नीति की बातें, लेकिन जमीन पर इन्हें लागू करने का ढांचा क्या है? कौन सी संस्थाएं ये सब देखती हैं?
प्रशासनिक संरचना क्या है? देखिए, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख के लिए जो मुख्य जिम्मेदारी है वो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की है। अच्छा, मिनिस्ट्री लेवल पर। जी, और जमीनी स्तर पर सेवाओं का एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें गांव के पास उपकेंद्र होते हैं, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर थोड़े बड़े कस्बों या ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल। इन्हीं के जरिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। और इसी कड़ी में 2005 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, जो 2012 तक चला। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? इसकी क्या खास बात थी? NRHM वाकई एक मील का पत्थर था। इसका सीधा और स्पष्ट उद्देश्य था देश की ग्रामीण आबादी को प्रभावी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल देना। फोकस ग्रामीण आबादी पर। जी हाँ, बिल्कुल। इसका खास ध्यान उन 18 राज्यों पर था जहां स्वास्थ्य सूचक सबसे खराब थे या स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा सबसे कमजोर था। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने, उसके प्रबंधन को बेहतर बनाने और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की सरकार की एक बड़ी प्रतिबद्धता थी, आप कह सकते हैं। तो इतने बड़े मिशन को जमीन पर उतारने के लिए क्या तरीका अपनाया गया? मतलब क्या रणनीतियां थीं? किन मुख्य स्तंभों पर यह टिका था? NRHM कई रणनीतिक स्तंभों पर खड़ा था। देखिए, इसे लिस्ट की तरह देखने के बजाय इसके मूल विचारों को समझना जरूरी है। पहला बड़ा विचार था समुदाय को जोड़ना और सशक्त करना। समुदाय को कैसे? इसके तहत हर गांव में आशा यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की व्यवस्था की गई। ये गांव की ही प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का काम करती हैं और घर पर बुनियादी सलाह देती हैं। हाँ, आशा वर्कर्स का नाम तो सुना है। जी, साथ ही गांव स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति VHNC बनाने और पंचायती राज संस्थाओं PRIs को ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वास्थ्य योजनाओं में ज्यादा भूमिका देने की बात कही गई। ये असली विकेंद्रीकरण था। यानी स्वास्थ्य सेवाओं को गांव के दरवाजे तक ले जाना और गांव वालों को ही उसमें भागीदार बनाना, ये तो बहुत अच्छा सोचा गया। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ था स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना। इसमें मौजूदा उपकेंद्रों, PHCs और CHCs को बेहतर बनाना शामिल था। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम। हाँ, CHCs को तो भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों IPHS के अनुसार अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया ताकि वहां बेहतर इलाज और भर्ती की सुविधा हो सके। जैसे प्रति लाख आबादी पर 30-50 बिस्तर का लक्ष्य था। अच्छा। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू था एकीकरण और बेहतर योजना। पहले क्या होता था कि TB, मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम चलते थे, जिन्हें ऊर्ध्वाधर कार्यक्रम या वर्टिकल प्रोग्राम्स कहते हैं। हाँ, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स जैसे। कुछ वैसा ही NRHM ने इन सबको एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश की ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। साथ ही जिला स्वास्थ्य योजना बनाने पर जोर दिया गया। जिला स्तर पर योजना? जी, और इसमें सिर्फ बीमारियों का इलाज ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के निर्धारक यानी साफ पानी, सफाई, पोषण जैसी चीजों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ दवाइयों से नहीं, इन चीजों से भी जुड़ा है। ये एक बहुत जरूरी बदलाव लगता है, स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी के इलाज से आगे बढ़कर देखना, होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और चौथा स्तंभ था असमानताओं को दूर करना। NRHM ने माना कि देश के सभी ग्रामीण इलाकों की स्थिति एक जैसी नहीं है, इसलिए उन 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया जहां जरूरत ज्यादा थी। साथ ही महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जरूरतों को प्राथमिकता दी गई। और इन सब के साथ समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए, जैसे शिशु मृत्यु दर IMR और मातृ मृत्यु दर अनुपात MMR को कम करना। हाँ, IMR और MMR। जी, IMR यानी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, और MMR यानी प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था या प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु दर। इन लक्ष्यों की प्रगति पर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने की व्यवस्था भी थी, जिससे एक जवाबदेही तय हो सके। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी। जी, और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों यानी आयुष को मुख्य धारा में लाने की बात भी NRHM में शामिल थी। ये तो काफी व्यापक रणनीति लगती है NRHM की। क्या इसके अलावा भी कुछ और तरीके अपनाए गए थे, कुछ सप्लीमेंट्री स्ट्रैटेजीज? हाँ, कुछ और सहायक रणनीतियां भी थीं, जैसे निजी क्षेत्र को रेगुलेट करने की कोशिश ताकि वे मनमानी फीस न लें और गुणवत्तापूर्ण सेवा दें। इसमें गांवों में प्रैक्टिस करने वाले गैर पंजीकृत डॉक्टर भी शामिल थे। अच्छा, उनको भी दायरे में लाने की कोशिश। जी,
फिर जन स्वास्थ्य लक्ष्यों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी को बढ़ावा देना। पीपीपी मॉडल। हाँ, मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम को इस तरह बदलना कि उसमें ग्रामीण स्वास्थ्य की ज़रूरतों और चिकित्सा नैतिकता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं लाना ताकि गंभीर बीमारी की स्थिति में उन्हें महंगा इलाज मिल सके। एक तरह से रिस्क पूलिंग। सोशल हेल्थ इंश्योरेंस। जी। एनआरएचएम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रयास था। क्या स्रोत में इसके अलावा कुछ और प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का भी जिक्र है? क्योंकि भारत में कई विशिष्ट बीमारियों के लिए भी कार्यक्रम चलते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में कई और कार्यक्रमों का उल्लेख है। पूरी लिस्ट तो लंबी है, लेकिन कुछ प्रमुख उदाहरण मैं दे सकती हूँ। हाँ। जैसे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसमें मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया वगैरह आते हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, हाँ। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो टीबी के लिए है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम मोतियाबिंद वगैरह के लिए, सार्वभौम प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम यूआईपी टीकाकरण वाला। हाँ, यूआईपी तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। फिर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम नेको है। हाल के वर्षों में गैर संचारी रोगों एनसीडीज जैसे मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी है। काफी लंबी लिस्ट है। जी। ये कुछ उदाहरण दिखाते हैं कि स्वास्थ्य नीति केवल एक व्यापक रणनीति नहीं, बल्कि विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए लक्षित प्रयास भी शामिल करती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो भारत की स्वास्थ्य नीति की यात्रा 1983 के बुनियादी ढांचे से शुरू होकर 2002 में चुनौतियों को स्वीकारते हुए और दायरे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। हाँ। जैसे मानसिक स्वास्थ्य, आयुष को शामिल करना, और फिर एनआरएचएम के रूप में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जिसने खासकर ग्रामीण भारत पर ध्यान केंद्रित किया और विकेंद्रीकरण और समुदाय की भागीदारी को केंद्र में रखा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे नीतियों का विकास जमीनी हकीकत और अनुभवों के आधार पर होता है। ये समझना भी जरूरी है कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में इन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना कितना जटिल काम है। हाँ, चुनौतियां तो होंगी ही। बिल्कुल, इनका लगातार मूल्यांकन जरूरी है, और चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जैसे पर्याप्त वित्त पोषण, बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना और खासकर ग्रामीण इलाकों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी। ये मुद्दे अभी भी है। लेकिन एक सकारात्मक दिशा जरूर दिखती है। स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी के इलाज तक सीमित न रखकर उसके सामाजिक निर्धारकों जैसे पानी, सफाई, पोषण को एकीकृत करने की सोच मजबूत हुई है। ये एक बड़ा बदलाव है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। हमने देखा कि एनआरएचएम जैसी पहलों में विकेंद्रीकरण और समुदाय की भागीदारी, पंचायतों और आशा कार्यकर्ताओं के जरिए पर कितना जोर दिया गया। तो क्या हम स्वास्थ्य के आंकड़ों से आगे बढ़कर ये मापने का कोई तरीका सोच सकते हैं कि गांव स्तर पर समुदाय को वास्तव में कितना सशक्त किया गया है? ये अच्छा सवाल है। क्या उनके हाथ में निर्णय लेने की शक्ति आई है? क्या वे अपनी स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावित कर पा रहे हैं? शायद इस पहलू को समझना हमें इन स्वास्थ्य पहलों की सफलता की एक ज्यादा गहरी और सच्ची तस्वीर दे सकता है, सिर्फ आंकड़ों से परे। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज का ये अन्वेषण शिक्षा यहीं नीति समाप्त और होता है। संवैधानिक प्रावधान नाम से देखते हैं इनसे क्या पता चलता है। हाँ, बिल्कुल, ये एक अहम विषय है। हमारा इरादा है इन दस्तावेजों से मतलब खास बातें समझना, भारत में शिक्षा की नींव कैसे रखी गई, नीतियां कैसे बदली, खासकर 1968, 1986 की नीतियां और 1992 का संशोधन भी, और कौन सी बड़ी पहलें हुई जिन्होंने शिक्षा की पहुंच, बराबरी और गुणवत्ता को शक्ल दी। सही कहा, एक पूरी यात्रा रही है ये। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा संविधान क्या कहता है। यहीं से शुरू करें। बिल्कुल। देखिए, भारत का संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पर देश की सारी नीतियां टिकी हैं, और शिक्षा भी उनमें से एक है। अच्छा। ये एक तरह से दिशा दिखाता है कि राज्य को किस तरफ बढ़ना है, क्या मूल्य अपनाने हैं। और शिक्षा को लेकर संविधान में कुछ बहुत साफ निर्देश हैं। शायद सबसे अहम है 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा की बात। हाँ, ये तो मौलिक अधिकार जैसा है ना। जी, ये एक बुनियादी वादा है। फिर एक और दिलचस्प बात है कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची
मतलब कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट का मतलब? इसका मतलब हुआ कि शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर उठाती हैं। ये कोई एक की नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी है। तो तालमेल की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी सिर्फ ऊपर तक ही सीमित नहीं, संविधान स्थानीय निकायों को भी, मतलब पंचायतें, नगरपालिकाएं, इनको भी शिक्षा में भूमिका देता है। जमीनी स्तर पर? हाँ, खासकर स्कूलों के मामले में। बड़ों की शिक्षा, जिसे प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा में भी, मतलब नीचे तक जुड़ाओ। और भाषा के बारे में भी कुछ था? जी हाँ, संविधान उम्मीद करता है, मतलब ये निर्देश है एक तरह से, कि राज्य और स्थानीय निकाय कोशिश करें कि छोटे बच्चों को शुरुआती पढ़ाई उनकी अपनी मातृभाषा में मिले। ये तो बहुत जरूरी लगता है। हाँ, ये हमारी भाषाई विविधता का सम्मान भी है और शायद सीखने को आसान बनाने का तरीका भी। तो संविधान एक तरह से पूरा ढांचा तैयार करता है, अधिकार भी, जिम्मेदारियां भी, केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर पर, और मातृभाषा जैसी जरूरी बातों पर भी ध्यान। इसने मंच तो तैयार कर दिया। जी। अब इस मंच पर नीतियां कैसे बनी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी की बात करते हैं। हाँ, तो संविधान ने दिशा दी और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने उस दिशा में चलने का रास्ता बनाया। भारत में मुख्य तौर पे दो बड़ी नीतियां रहीं, एक 1968 की और फिर 1986 की। और 1986 वाली में कुछ बदलाव भी हुए थे 1992 में। जी हाँ, 1986 की नीति में 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे जरूरत के हिसाब से। अच्छा, तो इन नीतियों के बड़े मकसद क्या थे? देखिए, कई बड़े मकसद थे। एक तो जाहिर है देश की तरक्की में शिक्षा का इस्तेमाल करना, और साथ ही संविधान के जो मूल्य हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, इनको शिक्षा के जरिए बढ़ावा देना। ठीक है। दूसरा, शिक्षा के जरिए लोगों में एक साझा भारतीय होने का एहसास जगाना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। मतलब शिक्षा सिर्फ दिमाग ही नहीं, दिल भी जोड़े। ये अहम बात है। तीसरा, पूरे शिक्षा के सिस्टम में, मतलब जड़ से बुनियादी बदलाव लाना और हर लेवल पर पढ़ाई की क्वालिटी सुधारना। सिर्फ स्कूल खोल देना काफी नहीं, पढ़ाई अच्छी भी हो। गुणवत्ता पर जोर। बिल्कुल। चौथा, विज्ञान और तकनीक पर जोर देना, लेकिन साथ ही नैतिक मूल्यों को भी अहमियत देना। ये संतुलन जरूरी समझा गया और कोशिश ये भी थी कि शिक्षा सिर्फ किताबी ना रह जाए, बल्कि समाज और लोगों की असल जरूरतों से जुड़े, प्रैक्टिकल हो मतलब। हाँ, कुछ हद तक। और आखिर में एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाना। इसमें एक जैसा ढांचा, जैसे वो 10+2+3 वाला सिस्टम है ना, हाँ, वो, और एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो धर्मनिरपेक्ष सोच पर आधारित हो। कोशिश थी कि देश भर में शिक्षा में कुछ हद तक एकरूपता आए। यहीं पे बात और दिलचस्प हो जाती है। ये नीतियां सिर्फ सबके लिए शिक्षा की बात नहीं करती, बल्कि उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं जो शायद पीछे छूट गए थे। असमानता को दूर करने पर खास ध्यान था, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। एनईपी का एक बहुत बड़ा फोकस इसी पर था, बराबरी लाना और जो फासले हैं उन्हें कम करना। इसके लिए उन समूहों पर खास ध्यान दिया गया जिन्हें ऐतिहासिक रूप से मौके कम मिले थे। जैसे महिलाओं की शिक्षा। नीति में साफ कहा गया कि सिलेबस और किताबों को ऐसा बनाया जाए कि लिंग को लेकर जो दकियानुसी सोच है वो खत्म हो। टीचर्स को भी महिला सशक्तिकरण के मूल्यों के प्रति, मतलब जागरूक बनाने पर जोर था। और अनुसूचित जातियों यानी एससी के लिए भी कई खास इंतजाम सोचे गए, जैसे मैट्रिक पूर्व यानी 10वीं से पहले की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप। अच्छा, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, कम फीस, एससी समुदाय के टीचर्स की भर्ती को बढ़ावा देना, और स्कूल बनाते वक्त ये ध्यान रखना कि वो उनकी बस्तियों से ज्यादा दूर ना हो। ये लोकेशन वाली बात जरूरी है। हाँ, यहाँ तक कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी ऐसी जगहों पर खोलने की बात थी जहाँ एससी समुदाय के लोग आसानी से आ सके, उनके नामांकन को बढ़ाने के लिए। और अनुसूचित जनजातियों, एसटीज के लिए? इसी तरह एसटी समुदाय के लिए आदिवासी इलाकों में प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने पर जोर था। और ये बहुत अहम था कि उनकी अपनी भाषाओं में किताबें और पढ़ने पढ़ाने का सामान तैयार किया जाए। उनकी अपनी भाषा में? जी हाँ, ताकि जुड़ाव महसूस हो। उनके लिए अलग से रहने की सुविधा वाले स्कूल, जैसे आश्रम स्कूल, बनाने की भी बात थी। ये तो काफी सोचा समझा लगता है। मतलब सिर्फ ये नहीं कहा कि सबके लिए स्कूल खोल दो, बल्कि हर समूह की खास जरूरतों को समझा गया। हाँ, कोशिश यही थी, और ये सिर्फ एसटी तक ही सीमित नहीं था। दूसरे पिछड़े हुए समूह, जैसे दूर दराज के गांवों, पहाड़ी या रेगिस्तानी इलाकों में रहने वालों के लिए भी जरूरी प्रोत्साहन और सुविधाएं, मतलब इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर,
देने का लक्ष्य था। अच्छा। अल्पसंख्यकों के लिए भी कहा गया कि किताबों की उद्देश्यपूर्ण ढंग से समीक्षा की जाए ताकि उनमें कोई भेदभाव वाली बात ना हो और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। और विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर था। हाँ, मतलब उन्हें सामान्य स्कूलों में ही पढ़ाने की कोशिश हो। मेन स्ट्रीमिंग हाँ। कह सकते हैं। और जहां जरूरत हो वहां हॉस्टल वाले विशेष स्कूल खोलने और टीचर्स की खास ट्रेनिंग और अभिविन्यास पर भी बल दिया गया। वाकई काफी सारे अलग अलग समूहों पर ध्यान दिया गया है। ये सिर्फ पहुंच बढ़ाने की बात नहीं लगती, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि बराबरी लाने के लिए शायद अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ते हैं। निश्चित रूप से बराबरी का मतलब सबके लिए एक जैसा करना नहीं होता हमेशा। और इन खास समूहों के अलावा भी नीति ने कई और अहम चीजों पर ध्यान दिया, जैसे प्रौढ़ शिक्षा यानी बड़ों को पढ़ाना लिखाना, ये भी एक बड़ा फोकस था। हाँ, साक्षरता अभियान वगैरह। बिल्कुल, जन साक्षरता अभियान, फिर पढ़ाई जारी रखने के कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता, फैक्ट्री या खेतों में काम करने वालों के लिए उनके मालिकों के जरिए शिक्षा का इंतजाम करने की बात थी, किताबें, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम को बढ़ावा देना, और नई तकनीक जैसे सूचना, शिक्षा, संचार, रेडियो, टीवी, दूर शिक्षा, इन सब का इस्तेमाल करना। अच्छा, और बच्चों के लिए? छोटे बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा, ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस पर भी बहुत जोर था क्योंकि ये उम्र बच्चे के विकास के लिए बहुत बहुत अहम होती है। हाँ, नींव तो यहीं बनती है। बिल्कुल। फिर प्राइमरी शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब उसे सब तक पहुंचाना, ये एक और बड़ा लक्ष्य था। इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें सिर्फ स्कूल तक पहुंच ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों का नाम लिखवाना, उनका 14 साल की उम्र तक स्कूल में टिके रहना, रिटेंशन, और प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई की क्वालिटी में पर्याप्त सुधार लाना, ये सब शामिल था। हाँ, और इसी से जुड़ा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम भी अक्सर सुनने में आता है। वो क्या था? बिल्कुल, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मकसद स्कूलों की जो बुनियादी हालत है उसे सुधारना था। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, मतलब कम से कम हर स्कूल में 3 टीचर हों जिनमें से आधी महिलाएं हों, साथ ही ब्लैक बोर्ड, चौक, नक्शे, खिलौने जैसी जरूरी चीजें हों। ये क्वालिटी सुधारने की दिशा में एक पहला जरूरी कदम था। समझ गए। फिर उन बच्चों के लिए भी सोचा गया जो स्कूल छोड़ देते हैं या काम करते हैं, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र बनाने की बात थी। अच्छा, उनके लिए अलग से? हाँ, जहां उनकी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से, मतलब लचीले टाइम टेबल पर पढ़ाई हो सके, आवश्यकता आधारित कार्यक्रम। ये तो अच्छी सोच है। इनके अलावा पढ़ाई को रोजगार से जोड़ने की बात थी, व्यावसायीकरण, ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देना, गांवों की जरूरतों के हिसाब से रूरल यूनिवर्सिटी बनाने का विचार था, और टेक्निकल और मैनेजमेंट की पढ़ाई को मजबूत करने पर भी ध्यान था। बाप रे, इतनी सारे लक्ष्य, इतनी योजनाएं, इन्हें जमीन पर उतारने के लिए तो एक मजबूत सिस्टम, कुछ संस्थाओं की जरूरत पड़ी होगी। ये सब कौन मुमकिन बनाता है? सही सवाल है। नीति को हकीकत बनाने के लिए कई संस्थाओं को मजबूत करने या बनाने की जरूरत महसूस की गई। कौन सी संस्थाएं? हायर एजुकेशन के लेवल पर देखें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC। हाँ, UGC का नाम तो सुना है। फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, खेती की पढ़ाई के लिए, और इंडियन मेडिकल काउंसिल IMC, मेडिकल के लिए। ये बड़े निकाय थे। कोशिश ये थी कि ये संस्थाएं आपस में मिलकर काम करें, योजना बनाएं, खासकर रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के मामले में, मतलब एक समेकित नियोजन हो। ठीक है। और स्कूल लेवल पर? स्कूल लेवल पर और बाकी मदद के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCRT। हाँ, किताबें इन्हीं की होती हैं ज्यादातर। जी। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NIPA, जो योजना बनाने और प्रशासन में मदद करता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, जो टीचर ट्रेनिंग के मानक तय करती है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अडल्ट एजुकेशन NIEA, प्रौढ़ शिक्षा के लिए। ये सब सहायक निकाय थे। काफी सारी संस्थाएं हैं। हाँ, और इन सब को एक छतरी के नीचे लाने के लिए 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। जी हाँ, अब शिक्षा मंत्रालय। इसके 2 मुख्य हिस्से हैं, एक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और दूसरा उच्च शिक्षा विभाग। अच्छा, तो ये संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। अब अगर हम कुछ खास कार्यक्रमों पर आएं जो स्कूली शिक्षा विभाग के तहत चलें, सर्व शिक्षा अभियान SSA का जिक्र तो बहुत होता है। हाँ, SSA वाकई एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। इसका मुख्य लक्ष्य था समुदाय की मदद से सामुदायिक स्वामित्व द्वारा प्राइमरी शिक्षा को सब तक पहुंचाना।
यूनिवर्सलाइज करना। इसका टारगेट क्या था? स्रोत बताते हैं कि इसका टारगेट था 2010 तक 6 से 14 साल के सभी बच्चों को उपयोगी और उनके काम आने वाली प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा देना। सभी बच्चों को? हाँ, और इसका मकसद सिर्फ बच्चों को स्कूल लाना ही नहीं था, बल्कि स्कूलों को चलाने में गांव समाज की भागीदारी बढ़ाना, जो सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंग के आधार पर फासले थे उन्हें कम करना, और बच्चों को इस लायक बनाना कि वे अपने आसपास के माहौल को समझें और अपनी पूरी मानवीय क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। ये समुदाय वाली बात अहम लगती है। बिल्कुल। एसएसए की एक खास बात थी इसका लचीलापन। ये एक फ्रेमवर्क था जो राज्यों और जिलों को अपनी स्थानीय जरूरत के हिसाब से योजना बनाने की छूट देता था। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक प्लानिंग। अच्छा, मतलब एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकना। सही। इसमें स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को वापस मेन स्ट्रीम में लाना, सभी को 8 साल की स्कूली पढ़ाई पूरी करवाना, लड़कियों और पिछड़े तबकों पर खास ध्यान देना, और ये पक्का करना कि बच्चे स्कूल छोड़े नहीं, ये सब मुख्य रणनीतियां थीं। इसे कामयाब कैसे बनाया गया? इसके लिए कई स्तरों पर काम हुआ। संस्थाओं में सुधार, लगातार पैसों का इंतजाम, समुदाय आधारित निगरानी और पारदर्शिता पर जोर, और क्षमता निर्माण मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग, NIPA, NCERT, NCTE से लेकर जिला स्तर पर डाइट्स तक सबकी। और जैसा मैंने पहले कहा, लड़कियों की शिक्षा पर प्राथमिकता और विशेष समूहों SC ST, अल्पसंख्यक, शहर के गरीब बच्चे और खास जरूरत वाले बच्चों पर विशेष बल था। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV योजना, ये तो खास लड़कियों के लिए ही थी, है ना? जी हाँ, KGBV योजना अगस्त 2004 में शुरू हुई थी। इसका खास मकसद था अपर प्राइमरी लेवल यानी क्लास 6 से 8 पर लड़कियों के लिए रहने की सुविधा वाले स्कूल, मतलब आवासीय विद्यालय खोलना। किन लड़कियों के लिए? ये खासकर SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए थे, उन इलाकों में जहां लड़कियों की शिक्षा पिछड़ी हुई थी। अच्छा, वो पिछड़े इलाके कैसे तय होते थे? इसके लिए आंकड़े देखे जाते थे। ये स्कूल उन शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक्स में खोले गए जहां गांवों में महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम थी। कितना कम? 2001 की जनगणना के हिसाब से राष्ट्रीय औसत 46.13% था, तो उससे कम। और जहां मर्दों और औरतों की साक्षरता दर में फर्क मतलब जेंडर गैप राष्ट्रीय औसत जो 2001 में 21.59% था, उससे ज्यादा था। ओह, अच्छा, मतलब बहुत टारगेटेड अप्रोच थी। जी हाँ, सीधे उन जगहों पर निशाना साधा गया जहां लड़कियों की पढ़ाई में सबसे ज्यादा रुकावटें थी। और स्कूलों में मिलने वाला दोपहर का खाना, मिड डे मील योजना, वो भी एक बहुत अहम योजना है। उसे नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। पोषण के लिए ना, इसका सीधा मकसद है निम्न आर्थिक स्तर के बच्चों, खासकर लड़कियों की सेहत, उनके पोषण की दशा सुधारना। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा असर बच्चों के स्कूल आने और टिके रहने पर भी पड़ता है। तो ये पोषण और पढ़ाई दोनों के लिए जरूरी है। सही बात है। फिर शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए 1988 में जिला स्तर पर डाइट्स यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुरू किए गए थे। अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे टीचर जरूरी है ना? बिल्कुल। तो ये संस्थाएं उसी दिशा में कदम थी। एक और कार्यक्रम का जिक्र था महिला समाख्या। ये सशक्तिकरण से जुड़ा लगता है। बिल्कुल। महिला समाख्या कार्यक्रम 1988-89 में शुरू हुआ और काफी फैला, 10 राज्यों के 10,000 से ज्यादा गांवों तक। ये करता क्या था? ये महिला संघों के जरिए गांव की महिलाओं को एकजुट करता था और उन्हें शिक्षा का इस्तेमाल अपनी आवाज उठाने, अपने हक जानने और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करने में मदद करता था। ये सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं था। शिक्षा को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना। हाँ, सामाजिक बदलाव का औजार बनाने की कोशिश थी, उन्हें सशक्त बनाने की। और एक DPP का भी नाम था? हाँ, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये भी जिला स्तर पर प्राइमरी शिक्षा को बेहतर बनाने पर केंद्रित था। इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग, खासकर महिला पुरुष दोनों की, और गांव की शिक्षा समितियों को मजबूत करना शामिल था। इसमें मातृ अध्यापिका प्रेरक समूह जैसी पहले भी थीं। ठीक है। और उच्च शिक्षा के बारे में? उच्च शिक्षा के लिए जैसा मैंने बताया, उच्च शिक्षा विभाग है। उसके तहत अलग योजनाएं हैं जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी हैं। स्रोत में उनका ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन वो भी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, संविधान से लेकर नीतियों और फिर जमीनी कार्यक्रमों तक, एक क्या तस्वीर उभरती है? ये तो काफी परत दर परत मामला लगता है। हाँ, ये वाकई एक बहुआयामी तस्वीर है, लेकिन कुछ मोटी बातें साफ नजर आती हैं। पहली, हमारे संविधान में ही सबके लिए शिक्षा का एक मजबूत इरादा है, एक संवैधानिक जनादेश है। ठीक है। दूसरी, इस इरादे को हकीकत बनाने के लिए राष्ट्रीय नीतियां बनी, जिनमें समय के साथ विकास हुआ,
लेकिन समानता और गुणवत्ता पर लगातार जोर रहा। तीसरी, इन नीतियों को लागू करने के लिए कई तरह के बहुआयामी रास्ते अपनाए गए। खास जरूरत वाले समूहों को टारगेट किया गया, जैसे लड़कियों के लिए KGBV, वंचितों के लिए स्कॉलरशिप वगैरह। स्कूलों के ढांचे को सुधारा गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। टीचर ट्रेनिंग पर ध्यान दिया गया, डाइट्स, बच्चों के पोषण का ख्याल रखा गया, मिड डे मील, हर पहलू पर कुछ न कुछ करने की कोशिश हुई। सही। और चौथी, ये सब करने के लिए एक पूरा संस्थागत ढांचा, एक मशीनरी खड़ी की गई, मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक की संस्थाएं। तो एक लगातार कोशिश दिखती है। हाँ, इसमें एक धागा लगातार दिखता है, वो है असमानता को कम करने और शिक्षा को सब तक पहुंचाने की कोशिश। संविधान लक्ष्य तय करता है, नीतियां रास्ता दिखाती हैं, और फिर SSA या KGBV जैसे कार्यक्रम उस रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। ये एक पूरी कड़ी है। शुक्रिया। इस विश्लेषण से ये समझने में वाकई मदद मिलती है कि कैसे संवैधानिक आदर्शों को जमीनी हकीकत में बदलने की एक लंबी और लगातार कोशिश चलती रही है। भले ही चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं, वो तो है ही। जी बिल्कुल, ये एक सतत प्रक्रिया है। और यहाँ एक बात सोचने के लिए रह जाती है, जैसा कि हमने देखा SSA जैसी योजनाओं में समुदाय की भागीदारी और स्थानीय जरूरतों पर बहुत जोर था, वो लचीलापन था। लेकिन भारत जैसे विविधता भरे देश में, जहां हर जगह हालात इतने अलग हैं, क्या इस तरह के लचीलेपन से हर जगह एक जैसी गुणवत्ता और नतीजे हासिल करना मुश्किल हो जाता है? या शायद यही लचीलापन नए अवसर भी पैदा करता है? पता नहीं, इस पे आगे विचार किया जा सकता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सरकारी नीतियों, योजनाओं, संस्थानों का एक खाका सा दिखाते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि भारत जैसा इतना बड़ा और विविध देश, जहां इतने सारे अलग अलग वंचित समूह हैं, उनकी जरूरतें एक मंत्रालय कैसे पूरी करता है? हाँ, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसी पर हम आज थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे, है ना, इन स्रोतों के आधार पर, कि इसकी बनावट कैसी है, काम कैसे करता है। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि कोई एक वन साइज फिट्स ऑल वाली समाज कल्याण नीति नहीं है यहाँ। अच्छा। बल्कि ये मंत्रालय एक तरह से क्या कहते हैं, नोडल एजेंसी है। वो मुख्य जगह जहां से SCs यानी अनुसूचित जातियां, OBCs अन्य पिछड़े वर्ग, विकलांग व्यक्ति, बुजुर्ग और नशे की लत से जूझ रहे लोग, इन जैसे समूहों के लिए नीतियां बनती हैं, लागू होती हैं। तो स्रोतों के हिसाब से इनका मेन टारगेट है इन ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम में लाना, आत्मनिर्भर बनाना। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा काम है। इतने सारे अलग अलग समूह, सबकी अपनी खास जरूरतें है ही। तो ये मंत्रालय इस चुनौती से निपटता कैसे है? इसकी बनावट कैसी है? क्या स्रोतों से कुछ अंदाजा लगता है कि ये स्ट्रक्चर काम को आसान बनाता है या और मुश्किल? अच्छा सवाल है। देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी क्लियर है, एक टिपिकल सरकारी ढांचे जैसा। जैसे सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये तो हुआ टॉप लेवल। ठीक है। लेकिन जो काम है वो बटा हुआ है अलग अलग ब्यूरो में। ब्यूरो? अच्छा। हाँ, जैसे अनुसूचित जाति विकास के लिए अलग ब्यूरो, पिछड़ा वर्ग के लिए अलग, विकलांगता मामलों के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, सबके लिए अलग अलग। ओह। और फिर कोऑर्डिनेशन, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग इवैल्यूएशन, इन कामों के लिए भी अलग ब्यूरो हैं। और हर ब्यूरो का कोई हेड होता होगा? हाँ, हर ब्यूरो का प्रमुख एक जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होता है। अच्छा, तो ये ब्यूरो वाला सिस्टम एक तरह से स्पेशलाइजेशन लाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, हर समूह पर फोकस करने के लिए। हाँ, स्रोतों से तो यही लगता है कि इसका मकसद यही है कि हर समूह की जरूरत पर खास ध्यान दिया जा सके, फोकस बढ़े। हालांकि जाहिर है, इतने बड़े सिस्टम में तालमेल, कोऑर्डिनेशन वो हमेशा एक चैलेंज रहता है, जिसके लिए अलग से ब्यूरो भी है, जैसा मैंने बताया। सही कहा। चलिए तो फिर इन विशिष्ट समूहों पर आते हैं। जैसे अनुसूचित जातियों के विकास के लिए मंत्रालय का क्या नजरिया है? स्रोत क्या कहते हैं? किन बातों पर जोर है? देखिए, स्रोतों के हिसाब से SCs के लिए जो रणनीति है उसका एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर है। एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। हाँ, लक्ष्य है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट और उन्हें नेशनल लाइफ में बराबरी का हिस्सा बनाना। ठीक है। शिक्षा में आप देखें तो स्कूल लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक कई तरह की मदद है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हॉस्टल सुविधा के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। अच्छा, हॉस्टल के लिए। हाँ, फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए वजीफा। MPhil PhD जैसी ऊंची पढ़ाई के लिए राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप। यहां तक कि विदेश में पढ़ाई के लिए भी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है। अरे वाह, शिक्षा के जरिए
मौके बढ़ाना, ये एक मुख्य रणनीति दिख रही है। बिल्कुल, और सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, किताबों के लिए बुक बैंक स्कीम है। अच्छा। जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े पीछे रह जाते हैं उनके लिए योग्यता बढ़ाने के प्रोग्राम्स हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुफ्त कोचिंग भी है। काफी कुछ है शिक्षा के लिए। और इसके अलावा आर्थिक मदद का क्या? हाँ, वो भी है। एक बहुत जरूरी योजना है, हाथ से मैला ढोने के काम में जो लोग लगे थे उनके पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। हाँ, उन्हें इस काम से निकालकर कोई दूसरा काम शुरू करने में मदद करना। और ये आर्थिक मदद दी कैसे जाती है? कोई खास संस्था है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, इसके लिए एक डेडिकेटेड संस्था है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, NSFDC कहते हैं इसे। NSFDC। ओके। हाँ। आसान भाषा में कहें तो ये निगम एससी समुदाय के लोगों को अपना काम धंधा शुरू करने या बढ़ाने के लिए मतलब सस्ते रेट पर लोन और दूसरी फाइनेंशियल हेल्प देता है। इसके साथ ही रिसर्च को भी सपोर्ट किया जाता है ताकि जमीनी हकीकत समझकर सही पॉलिसीज बने। रिसर्च भी जरूरी है। बहुत जरूरी। और एक और खास संस्था है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उन पर फोकस करती है। अच्छा, तो अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और जो उनकी खास समस्याएं हैं उनका समाधान, ये मुख्य पिलर्स दिखते हैं। मोटे तौर पर हाँ। अब देखते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBCs, उनके कल्याण के लिए स्रोतों में क्या रणनीति बताई गई है। क्या यहाँ भी जोर वैसा ही है, शिक्षा और आर्थिक मदद पर? काफी हद तक हाँ। मंत्रालय का जो पिछड़ा वर्ग प्रभाग है वो भी सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर ही फोकस करता है। ठीक है। यहाँ भी शिक्षा एक अहम जरिया है। जैसे SCs के लिए है वैसे ही OBC छात्रों के लिए भी प्री मैट्रिक यानी 10वीं से पहले और पोस्ट मैट्रिक मतलब 10वीं के बाद दोनों तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। अच्छा। फंडिंग पैटर्न में कुछ फर्क होता है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे स्रोत बताते हैं कि प्री मैट्रिक में अगर परिवार BPL कैटेगरी का है तो केंद्र और राज्य सरकार 1:1 के रेशो में खर्चा उठाती है। अच्छा। हॉस्टल की सुविधाएं भी हैं OBC छात्रों के लिए, और ये ध्यान रखा जाता है कि उनमें लड़कियों और विकलांग छात्रों के लिए भी जगह रिजर्व हो। ये अच्छी बात है। और आर्थिक मदद के लिए जैसे NSFDC था SCs के लिए, क्या OBCs के लिए भी ऐसी कोई संस्था है? जी हाँ, यहाँ है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, NBCFTC। NBCFTC, ओके। हाँ, इसका काम भी वैसा ही है। OBC समुदाय के लोगों को बिजनेस या दूसरी इनकम बढ़ाने वाली एक्टिविटीज के लिए फाइनेंशियल हेल्प देना, स्किल डेवलपमेंट में मदद करना। क्या इनकी कुछ खास योजनाएं भी हैं? हाँ, NBCFDC कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स भी चलाता है, जैसे महिलाओं के लिए स्वर्णिम योजना। स्वर्णिम? हाँ, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्वयं सक्षम, पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन, बिजनेस के लिए मार्जिन मनी लोन और छोटे छोटे लोन देने के लिए माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी हैं। और ये मदद अक्सर NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए पहुंचाई जाती है। तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए आर्थिक मदद। और एक और अहम पहलू है OBC लिस्ट से जुड़ा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। समुदायों को शामिल करने या हटाने का मामला। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम काम है। इसके लिए है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC। NCBC कि रिजर्वेशन के लिए किन समुदायों को सेंट्रल OBC लिस्ट में शामिल करना है या किसे हटाना है। तो ये एक तरह की संवैधानिक संस्था है। हाँ, ये पहचान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को देखती है। ठीक है, अब उस समूह पर आते हैं जिसके बारे में स्रोतों में काफी विस्तार से बात की गई है, विकलांग व्यक्ति, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, PWDs। हाँ, इस पर काफी डिटेल है। यहाँ क्या खास नजर आता है? क्या कोई नेशनल पॉलिसी भी है इनके लिए? बिल्कुल, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और ये ना एक महत्वपूर्ण सोच का बदलाव लाती है। कैसे? ये पॉलिसी विकलांग व्यक्तियों को बोझ नहीं मानती, बल्कि उन्हें एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स मानती है। अच्छा, ये तो बड़ा फर्क है। हाँ, इसका लक्ष्य है उनके लिए समान अवसर बनाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और समाज में उनकी पूरी भागीदारी मतलब फुल पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना। और ये सिर्फ प्रॉब्लम होने के बाद मदद करने पर ही जोर नहीं देती, बिल्कुल, प्रिवेंशन पर भी जोर है, मतलब रोकथाम। जैसे जागरूकता फैलाना, समस्याओं का जल्दी पता लगाना। रोकथाम और फिर उसके बाद पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। बिल्कुल, रिहैबिलिटेशन पर बहुत जोर है। और वो भी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब शारीरिक पुनर्वास जैसे एड्स और अप्लायंसेस देना। हाँ। शैक्षिक पुनर्वास यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। व्यावसायिक पुनर्वास मतलब ट्रेनिंग और रोजगार। और आर्थिक पुनर्वास जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट। काफी सारे पहलू कवर किए हैं। हाँ,
और इसमें ग्राउंड लेवल वर्कर्स की भूमिका, जैसे आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, और जिला स्तर पर जो DDRCs हैं, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, उनके महत्व को भी बताया गया है। श्रोतों में कुछ खास कानूनों का भी जिक्र था। क्या वो इस पॉलिसी को हकीकत बनाने में मदद करते हैं? निश्चित रूप से 3 मुख्य कानूनों का जिक्र है जो इस पूरे फील्ड की रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। कौन कौन से? पहला, सबसे अहम, विकलांग व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995। ये बहुत व्यापक है। इसमें शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण की बात इसी में है। अच्छा, 3% रिजर्वेशन। हाँ, पब्लिक प्लेसेस को बाधा मुक्त बनाना, सोशल सिक्योरिटी, ये सब इसमें कवर होता है। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। ये खास तौर पर ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज जैसी स्थितियों से ग्रस्त लोगों के कल्याण पर फोकस करता है। ओके, स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए। हाँ, और तीसरा है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, RCI एक्ट कहते हैं इसे। ये इस फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग और उनके रजिस्ट्रेशन पर ध्यान देता है ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये कानूनी ढांचा तो काफी मजबूत दिखता है। हाँ, है तो। और इसी जमीन पर उतारने के लिए क्या इंतजाम है? मतलब इंस्टीट्यूशंस वगैरह? हाँ, उसके लिए भी एक बड़ा नेटवर्क है। देखिए, देश भर में अलग अलग तरह की विकलांगताओं के लिए नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए अलग, हेयरिंग के लिए अलग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए अलग, मेंटल हेल्थ के लिए अलग। ओह, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट। हाँ, फिर रीजनल लेवल पर CRC हैं, कंपोजिट रीजनल सेंटर्स, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DDRCs, जैसा मैंने पहले बताया। ये सब रिहैबिलिटेशन सर्विसेज देते हैं। और आर्थिक मदद के लिए, जैसे STs, OBCs के लिए निगम थे। बिल्कुल, वैसे ही यहाँ राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम है, NHFDC। ये विकलांग व्यक्तियों को अपना काम शुरू करने के लिए लोन वगैरह देता है। NHFDC, ठीक है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। एक नेशनल पॉलिसी जो उन्हें रिसोर्स मानती है, हाँ। मजबूत कानूनी अधिकार, शिक्षा नौकरियों में आरक्षण, रिहैब के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स, और आर्थिक मदद के लिए फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये वाकई काफी व्यापक लगता है। हाँ, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। और इसमें कुछ और चीजें भी हैं, जैसे इस फील्ड में काम कर रहे NGOs को सपोर्ट करने के लिए स्कीम्स हैं। अच्छा। रिहैबिलिटेशन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर है। अच्छा काम करने वालों को नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। और यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई कंपनी विकलांग व्यक्तियों को नौकरी देती है तो उन्हें इंसेंटिव देने का भी प्रावधान है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ने की कोशिश है। हाँ। अब एक और ब्यूरो का जिक्र था, सामाजिक सुरक्षा, सोशल डिफेंस। ये सुनने में थोड़ा गंभीर लगता है। इसके दायरे में कौन लोग आते हैं और मंत्रालय यहाँ क्या करता है? हाँ, ये ब्यूरो उन लोगों की जरूरतों पर फोकस करता है जो समाज में सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, हाशिए पर हैं। जैसे बेसहारा या उपेक्षित बच्चे, कानून के साथ जिनका टकराव हुआ हो, मतलब जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। हाँ। नशे की लत के शिकार व्यक्ति, ड्रग अब्यूज से पीड़ित, और ऐसे बुजुर्ग जिन्हें देखभाल की बहुत जरूरत है। ये ब्यूरो किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे कानूनों के साथ मिलकर काम करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ शेल्टर देना या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ शेल्टर देना नहीं, बल्कि उन्हें एम्पावर करना ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। अच्छा। उनका शोषण रोकना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने की कोशिश करना। और ये काम कैसे होता है? ये काम अक्सर राज्य सरकारों और NGOs के जरिए होता है। मंत्रालय उन्हें सहायता अनुदान मतलब ग्रांट सिनेट देता है। अच्छा, NGOs के माध्यम से। आपने बुजुर्गों का जिक्र किया, क्या उनके लिए इस ब्यूरो के अलावा भी कोई खास पॉलिसी या प्रोग्राम है? आजकल ये एक बढ़ती हुई चिंता है। हाँ बिल्कुल, बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और उनकी खास जरूरतों को देखते हुए 1999 में वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति बनी थी, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स। 1999 में? तो काफी पहले बन गई थी। हाँ, और ये नीति कई जरूरी पहलुओं पर ध्यान देती है। एक तो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पेंशन वगैरह। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। दूसरा, हेल्थ केयर तक आसान पहुंच। इसके लिए जो मौजूदा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसे बुजुर्गों के अनुकूल बनाना, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजों पर जोर देना। ठीक है। तीसरा, जो बेसहारा बुजुर्ग हैं उनके लिए आश्रय की व्यवस्था, मतलब ओल्ड एज होम्स। और चौथा, उन्हें क्राइम और एब्यूज से सुरक्षा देना। इसमें परिवार और समुदाय की भूमिका पर भी कुछ कहा गया है?
हाँ, पॉलिसी इस बात पर जोर देती है कि परिवार ही देखभाल का सबसे अच्छा जरिया है, लेकिन वो ये भी मानती है कि बदलते हुए समाज में ये हमेशा मुमकिन नहीं होता। सही बात है। इसलिए कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज और ट्रेंड केयरगिवर्स की जरूरत को भी पहचाना गया है। और सरकार को सलाह देने के लिए भी कोई बॉडी है? हाँ, वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद है, NCOP, नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन्स। ये सरकार को सलाह देती है और योजनाओं में मुख्य रूप से उन NGOs को फाइनेंशियल हेल्प देना शामिल है जो बुजुर्गों के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे डे केयर सेंटर हो गए, मोबाइल मेडिकल यूनिट हो गई या वृद्धाश्रम बनाना और चलाना। समझ गए। तो हमने देखा कि मंत्रालय अलग-अलग समूहों SC, OBC, PWD, बुजुर्ग, नशे के शिकार लोग, इनके लिए खास कार्यक्रम और नीतियां चलाता है। हाँ, क्या कुछ ऐसे काम भी हैं जो इन सब से जुड़े हैं या मंत्रालय के ओवरऑल काम करने के तरीके से जुड़े हैं? हाँ, 2-3 जरूरी बातें हैं। एक तो जैसा हमने PWD और बुजुर्गों के केस में देखा, मंत्रालय NGOs को ग्रांट सिनेट देता है। हाँ, सहायता अनुदान। हाँ, जो भी इसके कार्यक्षेत्र में आते हैं उन प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए ये जमीनी स्तर पर काम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी और शायद सबसे अहम बात, मंत्रालय का एक डेडिकेटेड डिवीजन है प्रेम। प्रेम? हाँ, प्रेम यानी प्लानिंग, रिसर्च, इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग, योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और अनुवेक्षण प्रभाग। अच्छा, ये क्या करता है? सिर्फ योजना बनाता है? नहीं, इसका काम इससे कहीं ज्यादा है। ये डिवीजन देखता है कि जो स्कीम्स चल रही हैं उनका जमीन पर असर क्या हो रहा है। इम्पैक्ट असेसमेंट जैसा? हाँ, बिल्कुल। क्या वो अपने लक्ष्य पूरे कर पा रही हैं? ये इवैल्यूएशन के आधार पर योजनाओं में बदलाव भी सुझाता है। अच्छा, मतलब कोर्स करेक्शन। हाँ, और साथ ही ये भविष्य की चुनौतियों को पहचानने और उनके लिए नए इंटरवेंशंस की योजना बनाने के लिए रिसर्च को भी स्पॉन्सर करता है। तो ये सिर्फ प्रोग्राम लॉन्च करने की बात नहीं है, बल्कि लगातार ये जांचना भी है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं और आगे क्या करना है। ये तो किसी भी सिस्टम को असरदार बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये एक तरह का फीडबैक लूप बनाने की कोशिश है। और तीसरी बात, स्रोतों में कई अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस मतलब संबद्ध संगठनों की लिस्ट भी दी गई है। अच्छा। हाँ, मतलब ये मंत्रालय अकेला काम नहीं करता, इसके साथ एक पूरा नेटवर्क जुड़ा है। जैसे अलग अलग नेशनल कमीशंस हैं। हाँ। SC कमीशन, BC कमीशन, सफाई कर्मचारी कमीशन। हाँ। फिर अलग अलग ग्रुप्स के लिए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस हैं। हाँ। NSFDC, NBCFTC, NHFTC। हाँ, जिनका हमने जिक्र किया। हाँ। फिर डिसेबिलिटीज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा। RCI है। हाँ। नेशनल ट्रस्ट है। हाँ। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है। हाँ। और LMCO का नाम आपने सुना होगा। हाँ, LMCO, ये वो कृत्रिम अंग बनाते हैं ना? बिल्कुल। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये सब मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। अच्छा, एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र। हाँ, जो इन पॉलिसीज को लागू करने के लिए बहुत जरूरी है। आयोग निगरानी और सलाह देते हैं। निगम पैसा देते हैं। इंस्टीट्यूट्स एक्सपर्टीज और सर्विस देते हैं। RCI क्वालिटी देखती है। LMCO सामान बनाती है। ये सब मिलकर जमीनी काम को मुमकिन बनाते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? हमने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक, कह सकते हैं, जटिल तस्वीर देखी। हाँ, काफी लेयर्स हैं। एक ऐसी संरचना जो खास ब्यूरो, नीतियां, कानून, फाइनेंस कॉर्पोरेशंस और संस्थानों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए भारत के इतने विविध और विशाल वंचित समूहों की चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। स्कॉलरशिप और लोन से लेकर रिहैबिलिटेशन सेवाओं और पॉलिसी एडवोकेसी तक बहुत कुछ शामिल है इसमें। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ये सिर्फ एक तरह की मदद पर निर्भर नहीं है। इसमें लीगल फ्रेमवर्क है, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट के मैकेनिज्म है और ग्रासरूट लेवल पर काम करने के लिए NGOs और राज्य सरकारों के साथ पार्टनरशिप है। और वो प्रेम वाला एंगल भी। हाँ, वो मूल्यांकन और रिसर्च पर जोर देना वो भी दिखाता है कि सिस्टम को मतलब वक्त के साथ बेहतर बनाने और नई चुनौतियों के हिसाब से ढालने की एक कोशिश है। हालांकि ये भी सच है कि चुनौती का स्केल बहुत बड़ा है। हाँ, वो तो है। ये स्रोत हमें उस इरादे और उस ढांचे की एक झलक तो जरूर देते हैं जिसके जरिए सामाजिक न्याय और कल्याण पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये निश्चित रूप से इन कोशिशों के पीछे की जो पूरी मशीनरी है उसकी एक साफ तस्वीर पेश करता है। शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि स्रोत हमें ये बताते हैं कि कागज पर क्या मौजूद है, पॉलिसी, इंस्टीट्यूट, स्कीम, है ना?
हाँ बिल्कुल। लेकिन असल सवाल ये है कि ये जो जटिल मशीनरी है, ये अपने इरादे को जमीन पर उन लोगों के लिए जो रोज इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए कितने असरदार तरीके से ठोस नतीजों में बदल पाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इन दस्तावेजों के दायरे से परे जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। के लिए ये सब बनाया गया है, उनके असल अनुभव क्या है, उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है, इस पर सोचने को मजबूर करता है सवाल। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।